वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं RAC और फुल फॉर्म है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इसमें पहले हम थ्योरी करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। इस हिसाब से हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो RAC का मतलब है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। पहले टाइम पर हमारे पास पुराने जमाने में उस टाइम हमारे पास AC हुआ नहीं करते थे, तो हम अपना या फ्रिज नहीं हुआ करते थे हमारे पास, तो हम अपनी चीजें कैसी ठंडी रखा करते थे। तो पुराने लोगों ने निकाला तरीका कि हमने 1 टन का ये 1 टन आइस क्यूब लिया, 1 टन आइस क्यूब लिया और एक बंद कमरे में रख दिया। वहां से हमने क्या किया, एयर सप्लाई की, एयर सप्लाई की। ठीक है, जब एयर सप्लाई की, जब एयर इसके कांटेक्ट में आएगी तो कौन सा प्रोसेस चलेगा, कन्वेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जब कन्वेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपकी चीजें रखी हुई यहां पर क्या है, बहुत होल है, ये छोटे छोटे होल हैं। इससे क्या होगा, ठंडी हवा बाहर आने की। हमको पता है कि जो हॉट एयर होती है, हॉट एयर वो क्या होती है, गर्म होती है, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, लिख देता हूं मैं, डेंसिटी लो होती है। लेकिन जो डेंस एयर होती है वो क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है। इसी प्रोसेस पे ये काम करता है सारा सिस्टम। यानी कि जो एयर है, हल्की वाली हवा जो है, इसके कांटेक्ट में आएगी और आइस के साथ क्या मिक्स करेगी, डेंस होगी, बार बार में नीचे आएगी। यानी कि जो डेंस एयर है वो नीचे बैठती रहेगी और हॉट एयर ऊपर जाती रहेगी, जिससे क्या होगा, आपका ये पूरा सिस्टम कूलिंग में बना रहेगा। लेकिन अब बात होती है कि जो 1 टन, पहले हम 1 टन आइस एक क्यूब इस्तेमाल करते थे, उसी को नए टाइम पर हमने उसको यूनिट बना दिया, 1 टन। 1 टन उसको यूनिट बना दिया। अब ये 1 टन क्या था, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में 24 आवर बदलने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, 1 टन बोलते हैं। या दूसरी भाषा में कह सकते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होने में जितना लगता है, कितना समय, 24 आवर, उसको क्या बोलते हैं, 1 टन बोलते हैं। अब 1 टन क्या था, 1 टन। अब जो आइस होती है उसकी लेटेंट 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी जो आइस होती है, आइस 80 किलो कैलोरी होती है। अब 80 को हटा दो किलो में, ठीक है, 1 कैलोरी कितना था, 4.186, ठीक है, डिवाइड बाई 24 आवर, आवर कर दो 60 मिनट 60 सेकेंड। इसको हम जरा कैलकुलेट करते हैं कि वही कितना आता है। तो ये कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 4.186 डिवाइड बाई 24 इंटू 60 मल्टीप्लाई 60 या 3600 कर लो आप। तो ये हो गया 3.87, ठीक है, ये हो गया 1 टन। अब बेसिकली जो प्रैक्टिकली यूनिट इस्तेमाल की गई है वो 1 टन 211 किलो जूल पर मिनट यूज की गई है। ये यूज है प्रैक्टिकली, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली 211 डिवाइड बाई 60, तो ये हो जाएगा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 टन। ये एक वैल्यू हो गई। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। ये 1 टन रेफ्रिजरेशन यूनिट है, रेफ्रिजरेशन यूनिट है। ठीक है, ये मास की यूनिट नहीं है, बाद में मास बोल दो, ये मास की यूनिट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मास की यूनिट नहीं है, ये टन जो है वो AC की है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, अगर किसी से आपने पूछ लिया कि मेरे घर में कितने टन का AC चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 टन अगर हमने किसी रूम में निकालना है तो 1 टन इजिकल टू थर्ड अंडर रूट वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। आपको ये फॉर्मूला लगाते ही आपको पता लग जाएगा कि मेरे कमरे में
कितने टन का एसी की रिक्वायरमेंट है, 2 टन है, 1 टन है या 1 टन है, जो भी है आपको इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। आप वर्क बहुत इजीली करोगे। वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिट में मेजर कर लीजिएगा, फीता नाप कर आपको पता लगेगा, डिवाइड बाई 3 कर दीजिएगा, ठीक है, 1 टन आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं सारी चीजें, इतना नोट करिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन कह लो या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कह लो, एक ही बात है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो होता है जहां पर बॉडी होती है, जहां से हीट निकलती है, उसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, रेफ्रिजरेशन इज अ डिवाइस, वैसे हम बेसिक में पढ़ चुके हैं, रेफ्रिजरेशन इज अ डिवाइस व्हिच ऑपरेट एट टेंपरेचर बिलो द एटमॉस्फेयर। हमेशा हमेशा रेफ्रिजरेटर का काम क्या है कि टेंपरेचर को बिलो रखना कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, बस इतनी सी बात है। अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो बना हुआ था, हमने बेसिक में पढ़ा हुआ था, ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, इसको चलाने के लिए मैं डब्ल्यू नेट दे रहा हूं, ये मेरा Q2 था, ये मेरा Q1 है, या कुछ लोग इसको Q1 कह लो, इसको Q2 कह लो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये T2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा। ठीक है, तो सीओपी क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इफेक्टिव हीट, इफेक्टिव हीट मतलब ये बॉडी है मेरी, ये मेरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, या हिंदी कहते तो वायुमंडल है, तो जो बॉडी से हीट निकाल रहा है और एटमॉस्फेयर छोड़ रहा है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, अब सीओपी क्या है, इफेक्टिव हीट डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट, यानी Q1 डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट। ठीक, अब जो होता है सीओपीज इनवर्सनली 1 एफिशिएंसी के होता है, आपको पता होगा एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1 बट सीओपी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। एक फॉर्मूला और था, रिलेटिव सीओपी, जो था एक्चुअल सीओपी डिवाइड बाई थ्योरेटिकल सीओपी। एसएससी ने बहुत बार पूछा ये फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं और ये भी सारे पूछ लिए गए हैं, उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, उसका होता है 1 हार्स पावर, एक होता है, आपने पढ़ा होगा, हमेशा जिंदगी भर पढ़ते आ रहे हैं, 746 वाट। बेसिकली ये जर्मनी यूनिट है और इसको हमारा टाटा यूज करता है, यानी कि 746 वाट कितना है, 1 हार्स पावर। लेकिन एक हार्स पावर 736 वाट भी होता है, जिसको हम बोलते हैं 735 वाट, जिसको जर्मनी यूज करता है। ठीक है, ये जर्मन यूनिट है। ठीक है, हमेशा विंडो टाइप जो इस्तेमाल हुई है 2.5 किलोवाट की विंडो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है वो 100 से 250 वाट तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 1 हार्स पावर को अगर हम लिखना चाहें इस तरीके से, डब्ल्यू नेट, ये डब्ल्यू नेट है डिवाइड बाई 746 वाट। अगर इसको टर्न रेट कितना था 3.5, ठीक है, इसको भाग करोगे तो कितना जाएगा 7.1 वाट डिवाइड बाई Q1, इसको नीचे ले आओगे तो क्या जाएगा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि 1 हार्स पावर डिवाइड बाई 1 TR इज इक्वल टू 4.71 डिवाइड बाई सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। एसएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसएससी गेट ईएस सब में पूछा जाता है। ठीक है, इतना नोट करिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की। जब भी हम बात करेंगे एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो इसका मतलब यहाँ पर ओनली फॉर एयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, फेस चेंज नहीं होगा, लेकिन लो सीओपी होगा। अब देखिए, जब हमें एयरक्राफ्ट की में कोई चीज जरूरत पड़ती है तो हम ये देखते हैं सबसे ज्यादा वेट किसका कम है, तो इसलिए इसका हमेशा लो वेट रहेगा, वर्किंग फ्लूइड एयर है। अब ये 2 टाइप के इस्तेमाल किए थे, एक क्लोज किया गया था, एक ओपन किया गया था। अब जैसे हमने पढ़ा ब्रेटन साइकिल, इसको रिवर्स ब्रेटन में पढ़ना है बस हमको, ये अब यहाँ पर थोड़े से नाम चेंज हो जाएंगे, डायग्राम वही रहेगा जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये मेरा कंप्रेसर तो कंप्रेसर ही रहेगा, ठीक है, ये मेरा क्या होगा, कंडेंसर हो जाएगा, कंडेंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा एक्सपेंडर हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा इवोपरेटर हो जाएगा। ठीक, 1 यहां से ये हीट ले रहा होगा, जिसको हमने Q1 बोला था, यहां से हीट रिलीज ये छोड़ रहा होगा, WC यहां से वर्क दे रहे होंगे, यहां से ये कूलिंग एक्सपेंशन कर रहा होगा, W एक्सपेंशन। यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है,
यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब देखिए इसको हमने क्लोज को बोला डेंस एयर मशीन, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है, ठंडा सर्कुलेशन हो रहा है, वर्किंग द अबव क्योंकि बंद है, ठीक है, ये क्लोज है पूरा, तो अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काम कर रहा होगा। लेकिन अब हमने क्या किया, इसकी जगह पर कंप्रेसर और एक्सपेंडर, यहाँ पर जो वर्किंग फ्लूइड है एक्चुअल स्पेस के साथ काम कर, क्योंकि जब को पता है कि जब हम किसी हाइट पर जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, डाउन हो जाता है। अब डाउन होने की वजह से डायरेक्टली जो हमारा कंप्रेसर है वहां से एयर को सक कर रहा है। अब एयर पहले से ठंडी है, तो जब एयर सक कर रहा होगा तो वहां से क्या होगा, हो सकता है कि आपकी लाइनें क्या हो जाए, वो जमना शुरू हो जाए। जब आप सक कर रहे होगे, सक्शन के टाइम पे आप क्या गया, वो जमना शुरू हो जाए, आपकी डेंस एयर जो है बर्फ में बदल जाए, क्योंकि एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। इसी वजह से हमने साइंटिफिकल टर्बो कंप्रेसर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और दूसरा हमारे यहाँ पर जो एक्सपेंडर था वो हमने लार्ज इस्तेमाल किया है। अगर छोटा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो चोक हो जाएगा, चोक होने की वजह से आपको जो एक्सपेंडर है वो कूलिंग बेहतर कर ही नहीं पाएगा और आपका जो मशीन है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए हमेशा यहाँ पर एक्सपेंडर जो है हम बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम पढ़ते हैं अब हम बेल कॉलमन साइकिल या एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, रिवर्स जूल साइकिल, इसके नाम से भी हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए इतना नोट करिए, फिर हम इसको डिटेल में आगे जानते हैं, पूरा डिटेल में। चलिए बात करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या बेल कॉलमन साइकिल या जूल साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ठीक है, एक ही बात है। चलिए डायग्राम देखते हैं हम लोग। डायग्राम हमारा वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होंगे। यहां पर हम पहले वहां पर पावर प्रोड्यूस कर रहे थे, यहां पावर कंज्यूम करेंगे, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। ये मेरा इवोपरेटर हो गया, ये मेरा कंप्रेसर हो गया जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये टरबाइन है या जिसको हमने बोला था एक्सपेंडर, ठीक है, जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है। और यहां पर ये कंडेंसर है, बाद में इसको बोलेंगे हम हीट एक्सचेंजर, ठीक है, जहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। पहले इनको जोड़ दीजिए, यहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट, यहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। इसको चलाने के लिए हमने कंप्रेसर वर्क दे रहा है, यहां से ये क्या हो रहा है, एक्सपेंडर एक्सपेंड कर रहा है, यहां से Q1 निकल रहा है, इन हो रहा है बॉडी से, और एटमॉस्फेयर में Q2 चला जा रहा है। इसको हमने बोल दिया 1, इसको हमने बोल दिया 2, इसको बोल दिया हमने 3, इसको बोल दिया हमने 4। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर रेशियो की। प्रेशर रेशियो क्या होता है, प्रेशर रेशियो फॉर द कंप्रेसर, अगर हम कंप्रेस लगा रहे हैं आरपी फॉर द कंप्रेसर, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, रटने की कोई जरूरत नहीं, आउटपुट क्या है, P2 डिवाइड बाई P1, बात खत्म। ऐसी आरपी ऑफ द एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट, इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट, और इनपुट क्या यहां पर P3 डिवाइड बाई P4, यानी कि आरपी जनरली लिख सकते हैं P2 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू P3 डिवाइड बाई P4, सब एक ही बात है, हमने लिख दिया, हमें पता लग गया प्रेशर रेशियो। उसके बाद अब हम बात करते हैं पीवीटीएस डायग्राम की, पहले बात करते हैं पीवी डायग्राम की। पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो 1 से 2 क्या हो रहा है, 1 से 2 कंप्रेशन हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, कंडेंसर, तो डायग्राम इधर शिफ्ट होगा, यानी कि 2 से 3, फिर 3 से 4 एक्सपेंडर हो रहा है, एक्सपेंशन लगा हुआ है, 3 से 4, और 4 से 5 फिर हीटिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये फेस बदलता है, ये भी फेस बदलता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ये पीवी डायग्राम हो गया। उसके बाद करते हैं हम टीएस डायग्राम की। टीएस डायग्राम, अब टीएस डायग्राम 1 से 2 क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट, लगा दो भैया, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 कूलिंग हो रहा है, तो 2 से 3 कूलिंग, 3 से 4 फिर एंट्रोपी कांस्टेंट लेकिन एक्सपेंशन है, ठीक है,
3 से 4, फिर 4 से 1, फिर क्या हो रहा है, फिर हीटिंग, कांस्टेंट प्रेशर है, बन गया मेरा डायग्राम। ठीक है, अब देखो यहां पर H1 बोलेंगे, जैसे हमने पहले बात की, पावर H2 बोलेंगे, H3 बोलेंगे, H4 बोलेंगे। अब यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एट कंप्रेसर, यानी प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस, चलिए पहले ही समझ लीजिए, बाद में लगाइएगा। सीओपी निकालना है मुझे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इफेक्टिव हीट या डिजायर इफेक्ट, इफेक्टिव हीट डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट। ठीक है, इफेक्टिव हीट क्या है, Q1, और डब्ल्यू नेट क्या है यहाँ पर, WC माइनस WE। ठीक है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब इनकी वैल्यू निकाल के मुझे यहाँ पुट करनी है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ SFE लगाएंगे 1 से 2 प्रोसेस में, प्रोसेस 1 से 2 यूज स्टडी फ्लो, मैं लिखूंगा नहीं, बार बार बोलता हूँ, स्टडी एक में लिख दे रहा हूँ, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन यूज। अब देखो H1 अंदर जा रहा है, प्लस WC भी अंदर जा रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, H2, यानी कि WC क्या हो गया, H2 माइनस H1। इसको टेम्परेचर फॉर्म में तोड़ दो, क्या होगा, MCP T2 माइनस T1, क्योंकि एंथैल्पी क्या होती है, H क्या होता है, CP T होता है, बात खत्म। तो WC यहां से ये पता लग गया। ठीक है, अब WC पता करने के बाद अब मुझे निकालना है Q2, यानी कि प्रोसेस 2 to 3। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्रोसेस 2 to 3। ठीक है, क्या जा रहा है अंदर, H2 अंदर जा रहा है, बराबर Q2 बाहर जा निकल रहा है, प्लस H3 भी बाहर निकल रहा है, यानी Q2 क्या हो गया, H2 माइनस H3, और इसको उसमें बदल लीजिए टेम्परेचर के फॉर्म में, MCP क्या हो जाएगा, T2 माइनस T3। रटना कुछ नहीं है, ऐसी सब चीजें निकल आएंगे बिल्कुल आराम से, ऐसा लगा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगाना नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। आपको एनर्जी बैलेंस करना आनी चाहिए, अगर एनर्जी बैलेंस करना नहीं आ रही तो आपके साथ दिक्कत है। ठीक है, दोबारा से लेक्चर देखिए तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस 3 to 4। ठीक है, प्रोसेस 3 to 4 क्या हो रहा है, H3 अंदर जा रहा है, बाहर क्या आ रहा है, एक्सपेंशन, यानी W एक्सपेंशन बाहर आ रहा है, प्लस H4 बाहर आ रहा है। तो W एक्सपेंशन क्या बन गया, H3 माइनस H4, यानी W ऑफ एक्सपेंशन CP MCP T3 माइनस T4, बात खत्म हो गई, यानी W ऑफ एक्सपेंशन भी पता लग गया। अब लगाएंगे प्रोसेस 4 to 1, प्रोसेस 4 to 1, द प्रोसेस 4 to 1 लगाएंगे तो H4 अंदर जा रहा है, ठीक है, और प्लस Q1 भी अंदर जा रहा है, बराबर H1 बाहर आ रहा है। तो Q1 क्या हो गया, H1 माइनस H4, यानी कि Q1 क्या हो गया, MCP T1 माइनस T4। यहां से मेरा Q1 निकल गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, ये सारी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या था हमारे पास, Q1, और Q1 की वैल्यू क्या है, MCP T1 माइनस T4 डिवाइड बाई डिजायर इफेक्ट WC की वैल्यू कितनी है, WC MCP T2 माइनस T1 माइनस WC और WE की वैल्यू कितनी है, MCP T3 माइनस T4। यहां से MCP लगा के कॉमन निकाल के काट दीजिएगा तो फिर क्या बचेगा आपके, T1 माइनस T4 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4। ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर T1 माइनस T4 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 माइनस T3, ये प्लस का हो जाएगा T4, तो ये बचा T1 माइनस T4 डिवाइड बाई T2 माइनस T3, एक साथ लिख लीजिए, और माइनस T1 माइनस T4 एक साथ लिख लीजिए। अब यहां से इसको निकाले, इसको कट करना है, इसको कॉमन निकालिए, T1 माइनस T4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये T1 माइनस T4 जब बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा T2 माइनस T3
डिवाइड बाई T1 माइनस का T4 और माइनस का 1, तो इससे ये कट जाएगा। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना बचा, 1 अपॉन T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T1 माइनस का T4 माइनस 1। एक तो फॉर्मूला मेरे पास ये निकल के आ गया। अब हम लगाएंगे प्रोसेस 1 to 2 फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहां दो चीज इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे प्रोसेस 1 to 2 फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब हमारे पास बेसिक में हमने तीन फॉर्मूले प्रूव किए थे, तो हमारे पास क्या है, टी और पी का रिलेशन है, तो हमें टी और पी का निकालना है। तो T1 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो T2 डिवाइड बाई T2, इसको ले इसको ले, तो T2 डिवाइड बाई T1, ये क्या लगा, P2 डिवाइड बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू क्या था, P2 अपॉन P1 क्या है, आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। समीकरण नंबर 1 आ गई। ऐसी प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, T3 अपॉन P3 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T4 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस अपॉन गामा। अब देखिए P3 अपॉन P4 है, तो इसको इधर ले जाइए, तो T3 डिवाइड बाई T4, तो ये क्या हो जाएगा, P3 डिवाइड बाई P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये निकल गया T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। समीकरण नंबर 2 हो गई। इस एक और दो को बराबर कर दीजिए, तो ये हो गया T2 डिवाइड बाई T1 बराबर T3 डिवाइड बाई T4। ये मेरा निकल के आ गया। इसको हम न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज करेंगे, तो लिख दीजिए ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इतना नोट करिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं डिटेल में। और यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलिए। सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए, हो गया सबका नोट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने पहले से सारी चीजें थी, अब देखो हमारे पास क्या है, T2 और T3 है। T2 और T3 इसको अरेंज कर लिए, T2 डिवाइड बाई T3 और इसको ले T1 डिवाइड बाई T4 और समय से घटा दीजिए, T2 डिवाइड बाई T3 समय से एक माइनस कर दीजिए, T1 माइनस T4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T3 बराबर T1 माइनस T4 डिवाइड बाई T4। यही तो होगा। हमारे पास क्या बनाना है, T2 डिवाइड बाई, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T1 माइनस T4, तो ये क्या होगा, T3 डिवाइड बाई T4। और T3 डिवाइड बाई T4 की वैल्यू क्या थी, आरपी की वैल्यू थी, इसके कर दीजिए, T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T1 माइनस T4 इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये आरपी की हम पहले निकाल चुके, तो आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के जो हमने इक्वेशन बनाई थी यहां पुट कर दीजिए, तो मेरी जो सीओपी निकल के आएगा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कितना निकल के आएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू किसकी होगी, आरपी होगी, यहाँ आरपी पुट कर दिए, तो आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरा फार्मूला बहुत बार पूछा गया है, प्रूव भी हुआ है। ठीक है, यानी कि अब देखो, अब यहां से हम डिटेल में देखेंगे, अगर मैं प्रेशर रेशियो बढ़ा रहा हूं, चलिए अब देखिए, अब मैं एक चीज एग्जाम्पल तौर पर लेता हूं, एग्जाम्पल तौर पर आरपी की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूं, तो सीओपी मेरा घट जा रहा है, ये बात क्लियर हो रही ना। अब लेकिन मैं यहां पर जो आरपी एग्जाम्पल तौर पर जो चल रहा है ऐसे लिखो, आरपी अगर मैं बढ़ाऊंगा तो सीओपी मेरा घटेगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, आरपी की वैल्यू पहले हमने ले ली 5, ठीक है, अपने तौर पर, और गामा की वैल्यू क्या है, एयर ले लिए तो 1.4 हम यूज कर रहे हैं,
पुट कर दिया सीओपी की वैल्यू। अगर आपको जो डिप्लोमा वाले हैं नहीं समझ में आ रहा है तो 1 अपॉन देखो आरपी क्या 5 लिया है पहले और गामा की वैल्यू कितनी है 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4 और फिर -1। तो मैं ले रहा हूं तो 5 की पावर 1.4 माइनस 1 5.4 डिवाइड बाई 1.4 ठीक है -1 इनवर्स। तो ये आ गया लगभग 1.71। अब दूसरा एग्जांपल, अब मैं आरपी की वैल्यू क्या बढ़ा रहा हूं, आरपी 1 मैंने ले लिया 5, अब आरपी ले रहा हूं मैं 6। अब इसकी जगह पे सीओपी की जगह क्या लग दो, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर 1/6 की पावर 1.4। कंडीशन वही रहेगी 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4 माइनस 1। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि यहाँ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम लोग हमारे पास डाटा जो थ्योरेटिकल आ रहा है वो सही आ रहा है। 0.4 डिवाइड बाई 1.4 माइनस 1 इनवर्स। तो ये आ गया 1.49। इसका मतलब क्या है, यहां से लेके जब हम आरपी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब सीओपी घट रहा है, यानी कि सीओपी इज अ फंक्शन ऑफ सीओपी ऑफ द फंक्शन ऑफ आरपी एंड गामा। इतनी बात क्लियर हुई। सीओपी किसका फंक्शन बन गया, आरपी का बन गया और गामा का बन गया। इतनी बात क्लियर हुई। अगर सीओपी अगर आरपी अगर मैं 1 ले लूं 1 अपॉन आरपी अगर मैं 1 ले लेता हूं तो क्या होगा, अगर आरपी में 1 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 0 यानी 1 माइनस 1 ये 0 हो गया और 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता किसी चीज की वैल्यू इनफाइनाइट हो, वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज के बीच वेरी करेगी, इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती। अगर वैसा हो जाता तो हमारे पास कूलिंग की ज्यादा मात्रा हमको मिलती रहती जो कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि इनफाइनाइट डू नॉट यूज। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। अब हम आरपी की वैल्यू को 0 कर लें, आरपी की वैल्यू को 0, सीओपी ऑफ आर, आरपी की वैल्यू को अब क्या करना है 0 पुट कर दो तो 1/0 माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया सीओपी 1/1 यानी कि 100% भी नहीं हो सकता कभी। ठीक है, सीओपी तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता उसका रेफरेंस फैक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्टडी फ्लो की, मतलब फ्लो प्रोसेस की। ठीक है, अब देखिए हमको पता है फ्लो प्रोसेस वर्णन क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है वी डीपी। क्या होता है, यही होता है ना वी डीपी। अब देखो v की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से v की वैल्यू है नहीं तो मैं यहां से निकालूंगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी v की पावर n c अपॉन p। तो क्या हो जाएगा v की पावर c अपॉन p की पावर 1/n। ठीक है, इसको उठा के यहां पुट कर दिए, बटन फाइंड करना है फ्लो प्रोसेस में। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होगी c p की पावर 1/n इंटू डेल्टा p। c की पावर 1/n बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा 1/p डेल्टा p। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको देखो, आपने देखा होगा कि ये लॉग के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या आना है इंडिकेट कर दो, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो c 1/n ये क्या हो जाएगा p की पावर माइनस का 1 इंटू डेल्टा p। तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा p -1, इसकी वैल्यू भी 1/n होगी ना, इसकी वैल्यू भी 1/n ही आ जाएगी, ये भी 1/n होगी। ठीक है, अब इसको जोड़ लो तो क्या हो जाएगा c की पावर 1/n, तो इसको इंडिकेट करेंगे तो p की पावर -1/n प्लस 1 डिवाइड बाई -1/n प्लस 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा जब हम इसको इंडिकेट कर लेंगे। अब देखो c की वैल्यू हमको पता है क्या है p v की पावर n के पूरे की पावर 1/n। ठीक है, अब देखो p की पावर -1/n प्लस 1 डिवाइड बाई यहां से कॉमन ले लो तो माइनस का 1 प्लस का n ये हो जाएगा। तो इसको ओपन करो जरा, तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी p की पावर 1/n और इससे पावर कट जाएगी तो इंटू v, और ये उल्टा हो जाएगा n अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा p -1/n प्लस 1, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो यहां पर W इज इक्वल टू
वन अपॉन एन इंटू वी इंटू एन अपॉन एन माइनस का वन, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट लिमिट भी तो लगाओ भाई, 1 से 2, 1 से 2, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट लगा दो, p2 की पावर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस p1 की पावर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। लिमिट नहीं लगानी, लिमिट लगा दो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू पूरी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको ऐसे लिख लो, n अपॉन एन माइनस का वन और p की पावर वन अपॉन एन इंटू वी, इसको ब्रैकेट में ऐसे तोड़ के लिख लें, p2 की पावर माइनस वन अपॉन एन इंटू p2 लिख सकते हैं क्योंकि वन है, माइनस p1 की पावर वन अपॉन एन और इंटू p1। अब ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई, ये तो क्या कांस्टेंट, इसका तो अगर 2 चलाएगा, इसके साथ जाएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो n अपॉन एन माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p2 की पावर 1 अपॉन एन इंटू v2 और क्या होगा p2 की पावर माइनस 1 अपॉन एन इंटू p2। तो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके साथ आएगा p1 1 अपॉन एन इंटू v1 और ये क्या आएगा p1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू p1। तो इससे तो ये कट गया, क्या बचा n अपॉन n माइनस के 1 और क्या बचा p2 v2 माइनस p1 v1। तो w ये आ गया। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, डायग्राम हमारे पास ये था, देखो रटना नहीं है, बहुत समझना है, बहुत ध्यान से टेक्निकली समझना है, ठीक है। मेरे पास डायग्राम ये था, ये कंप्रेसर था, ये एक्सपेंडर था, ये क्या था मेरे पास कंडेंसर और ये इवोपरेटर, ठीक है। 1 2 3 और 4। तो W फॉर एक्सपेंशन की बात करेंगे तो हमेशा टेम्परेचर 2 2 माइनस 1 करेंगे, वही हमें W फॉर एक्सपेंशन सॉरी कंप्रेशन, तो क्या होगा n अपॉन n माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा P2 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। अगर हम जानते हैं, ये तो फॉर्मूला हमें पता लगे फॉर द कंप्रेशन प्रोसेस के लिए, एक्सपेंशन के लिए क्या करें, W ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, क्या हो जाएगा n अपॉन n माइनस का 1, ठीक है, क्या हो जाएगा P3 V3 माइनस P4 V4। कुछ नहीं करना, रटना नहीं है, जैसे उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इन्हीं को हम टेम्परेचर फॉर्म में तोड़ते हैं। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT, हम जानते हैं, पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हमें पता है PV इज इक्वल टू MRT, यहां से हमें रिलेशन बनाना है, पहले इतना नोट करिए सब लोग, यहां से रिलेशन बना लेंगे हम लोग। चलिए पहले बात करते हैं कंप्रेशन वर्क की, W एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क की बात करते हैं, तो n अपॉन n माइनस के 1 और ये क्या था PV इज इक्वल टू MRT से तोड़ेंगे, तो MR क्या हो जाएगा T2 माइनस MR T1, MR कॉमन निकाल लो, n अपॉन n माइनस के 1 इंटू MR क्या बचा अंदर T2 माइनस T1, ठीक है। हमको पता है Cp वैल्यू क्या थी, क्या था हमारे पास, निकाल लो, Cp नहीं पता, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। तो Cp निकालना है, Cp अब क्या हो गया 1 माइनस Cv अपॉन Cp बराबर R, और गामा क्या था Cp अपॉन Cv होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Cp 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू R, यानी कि Cp क्या हो गया गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई गामा इज इक्वल टू R, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड हो गई, इस R की वैल्यू यहां पुट कर दिए W ऑफ कंप्रेशन वर्क में, तो n अपॉन n माइनस का 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा इंटू R, और m लिख लो तो लिख लो, नहीं तो बाद में कट जाएगा वैसे ये, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ये निकल के आ गया। ऐसे यहां लिखेंगे कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन में लिखेंगे W ऑफ एक्सपेंशन वर्क लिखेंगे, तो n अपॉन n माइनस के 1 इंटू गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई गामा इंटू आर के तो हमने पुट कर दिया, तो आर ये थोड़ी ना आएगा, आर के हमने पुट कर दिया Cp आएगा ना यहाँ पे Cp, ये पूरी लगेगी Cp गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू R, और m तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो Cp इंटू m, और यहाँ पर क्या है T3 माइनस, ये हो जाएगा T3 माइनस T4, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई। अब सीओपी निकालना है मुझे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो सीओपी क्या था हमारा, इफेक्टिव हीट डिवाइड बाई डब्ल्यू नेट। अब डब्ल्यू नेट कौन सा था, डब्ल्यू नेट हमारे पास क्या था, डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू ई। तो ये दोनों पूछे गए एसएससी ने, ये वाला भी पूछा हुआ है, ये वाला भी पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, Q1 वैल्यू क्या निकालेंगे, Q1 क्या था, एमसीपी T1 माइनस T4 था। अब W टेंशन वर्क कितना आ रहा है, कंप्रेशन, N अपॉन N माइनस K1 इंटू गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू एमसीपी, सीधा सीधा लिख लो, T2 माइनस T1 माइनस, अंदर क्या बचेगा, n अपॉन n माइनस के 1 इंटू गामा माइनस 1 अपॉन गामा mcp, क्या बचा, T3 माइनस T4, ठीक है। अब सब कॉमन निकाल लो, चार खत्म करो, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो ये mcp से mcp कट जाएगा, डायरेक्टली काट दो, T1 माइनस T4 बचेगा ऊपर, और ये बाहर निकलेगा n अपॉन n माइनस के 1 इंटू गामा माइनस के 1 डिवाइड बाई गामा, और क्या बचा अंदर, T2 माइनस T1 माइनस T3 माइनस T4। तो ये एक मेरा रिलेशन फाइंड हो गया टेम्परेचर फॉर्म में, सीओपी एक ये फाइंड हो गया। ये भी बहुत बार एसएससी ने पूछा हुआ है, फ्लो प्रोसेस पूछेगा, वो आपको बताएगा फ्लो प्रोसेस में वर्डन कितना होगा। तो फ्लो प्रोसेस वर्डन हमेशा पॉलीटॉपिक की हेल्प से हम उसको फाइंड करेंगे। चलिए इतना नोट करिए, फिर इसके आगे चलते हैं। इतना यहां तक नोट हो गया, पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूरा लेक्चर यहाँ फिनिश करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होते हैं उनके डायग्राम, बहुत ही टिपिकल डायग्राम है, कोशिश की गई थी बहुत सिंपल तरीके से बताने की, क्योंकि ये पूरे यूट्यूब पर है नहीं। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप लोग बीटेक वाले हैं या जो पीएचडी वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं, जो भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं, अपने साथ वालों के लिए प्रमोट करिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।